नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। इस समय की एक सबसे बड़ी खबर, भारत चीन नीति में कामयाब हो गया है। भारत की चीन नीति रंग दिखाने लगी है। भारत की चीन नीति सकारात्मकता की ओर बढ़ रही है। इसका ताज़ा उदाहरण ये है कि आज चीन का एक बयान आया है। चीन ने अपने बयान में कहा है कि हम द्विपक्षीय वार्ता से अपने मसलों को हल कर लेंगे। ये बयान चीन का उस समय आया है जब कल दोनों देशों के बीच लेफ्टिनेंट जनरल के बीच वार्ता होने जा रही है। ये वार्ता चुशूल में होगी और भारत की चीन नीति क्या है? वही तो चीन नीति है, चौतरफा दबाव, सीधी बात, आंख से आंख मिलाकर के बात। हमारा सैन्य बल, हमारी सामरिक शक्ति, हमारी कूटनीति और हमारा विश्व समुदाय के प्रति बढ़ता रुझाव और बढ़ता सम्मान चीन समझ गया है और इससे पाकिस्तान परेशान भी नजर आ रहा है। ये है इस समय की सबसे बड़ी खबर। चीन का अब से कुछ देर पहले बयान आ गया है कि हम द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से मसलों को सुलझा लेंगे और कल चुशूल में लेफ्टिनेंट जनरल की वार्ता हो रही है और जो लद्दाख में एक तनाव चल रहा था उसमें शिथिलता भी आ गई है। और आपको मालूम है कि 2 दिन पहले ही चीन ने 2 किलोमीटर पीछे अपनी सेना को कर लिया और भारत ने 1 किलोमीटर, लेकिन साजो सज्जा के साथ भारत अब भी तैयार है। दूसरी 3 बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बड़ी सादगी और गरिमा के साथ जन्मदिन मनाया। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों को रोजगार और राहत देने के मामले में ब्यौरा तलब किया है। तीसरी बड़ी खबर, निसर्ग का असर बरकरार है। 7 तक बारिश की प्रबल संभावना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बड़े सादगी के साथ अपना जन्मदिन मनाया। मुख्यमंत्री को असंख्य लोगों ने बधाइयां दी, लेकिन मुख्यमंत्री ने अपने जन्मदिन पर पौधारोपण किया, एक संदेश दिया पर्यावरण का। आज पर्यावरण दिवस भी है। मुख्यमंत्री ने अपने जन्म दिवस पर पौधारोपण करके एक संदेश दिया है कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, उसके संरक्षण के लिए ज़रूरी है कि आप भी वृक्ष लगाएं। इसी पर एक रिपोर्ट देखिए पत्रकार सौम्या मिश्रा की। मान्य से राजपूत खानदान में पैदा हुए आनंद सिंह आज देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। उन्हें मैं अपने चैनल की तरफ से और अपनी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। योगी आदित्यनाथ का सफर बहुत ही ज्यादा रोमांचक भी रहा है, कह सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 48 साल के हो गए हैं। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के गांव में, एक छोटे से गांव में 1972 में पैदा हुए अजय सिंह आज देश के सबसे बड़े प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनकर कुर्सी पर विराजमान है।
उनका जो प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में भी उनकी सियासत में उन्हें हिंदुत्व के चेहरे के तौर पर जाना जाता है। अगर मैं बात करूं कि उस समय के सबसे युवा सांसद योगी आदित्यनाथ रहे थे। सिर्फ मात्र 36 साल की उम्र में योगी आदित्यनाथ संसद पहुंच गए थे। तो आपको बता दूं, जब मुख्यमंत्री बनने से पहले और मुख्यमंत्री बनने के बाद की उनकी छवि में एक बहुत जमीन और आसमान का अंतर आया है। हमेशा से ही वो एक कट्टर हिंदूवादी नेता के रूप में उनकी छवि सामने आई है, लेकिन जैसे ही उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली, वो उस पर विराजमान हुए, उन लोगों ने उनकी प्राशनास्तिक क्षमताएं थी वो देखना शुरू किया। जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी पुरुष की, किसी भी इंसान की अगर हमें क्षमता पहचाननी हो तो उसे संकट काल में ही उसकी क्षमता को पहचाना जा सकता है। और आज कोरोना का इतना बड़ा संकट जो हमारे देश में है, बल्कि विश्व में कह सकते हैं, उसमें योगी आदित्यनाथ बहुत ही ज्यादा खड़े उतरे हैं, क्योंकि उन्होंने देश के सबसे बड़े प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छे से कमान संभाल रखी है। जहां महाराष्ट्र को हम देख सकते हैं, दिल्ली को देख सकते हैं, वहां के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। और उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद आज हम बहुत सामान्य से स्तर पर खड़े हैं। हमारा जो रिकवरी रेट है वो बहुत अच्छा है। हम लोगों को सुरक्षित करने में योगी आदित्यनाथ काफी हद तक सफल भी हुए हैं। जी, आपने योगी आदित्यनाथ का व्यक्तित्व और कृतित्व प्रस्तुत किया। जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको योगी आदित्यनाथ में सबसे बड़ी विशेषता क्या दिखती है, खास तौर से जनमानस को इन्वॉल्व करने में? ये जैसे कि आपको बता दूं कि 90 के दशक में जब राम मंदिर आंदोलन के दौरान ही योगी आदित्यनाथ की मुलाकात गोरखनाथ मंदिर के महंत जी से हुई थी। उसके बाद से ही जो उनकी उनकी जिंदगी में जो बदलाव आने शुरू हुए। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो जो वाहिनी चलाते हैं वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के लिए सोचते थे। वो उसी से जुड़े कार्य करते थे। एक कट्टरवादी, जैसे मैंने आपको कहा, उनकी छवि सामने आई थी। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने सबको सामान्य रूप से देखना शुरू किया। उनकी जो कार्य प्रणाली रही वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त रही। इसीलिए आज वो सिर्फ प्रदेश के नहीं बल्कि देश के एक बहुत ही ज्यादा बड़े नेता के तौर पर वो सामने निखर कर आए हैं। आज उन्हें बड़े बड़े नेताओं में जोड़ा जाता है। इसीलिए ना उनके सामने मुलायम सिंह की जो सरकार थी वो काम आई, ना मायावती का इंजीनियरिंग प्रवृत्ति वाली सरकार काम आई। योगी आदित्यनाथ इसीलिए मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हो सके और इतना जबरदस्त उनका राजनीतिक करियर जो अभी तक का देखा जा रहा हो रहा, उसमें सबसे बड़ी बात तो यही रही। और सबसे ज्यादा प्रभावशाली बात यही है कि लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट, जो वो जिस तरीके से लोगों को सामान्य रूप से देखते हैं, शायद वही लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आया होगा। और इसीलिए इस समय वो बहुत बड़े नेता के तौर पर उभर कर आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सौम्या। बहुत अच्छे ढंग से आपने योगी आदित्यनाथ का वैशिष्ट्य भी प्रस्तुत किया। निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ एक लंबे समय से राजनीति में निरंतर बदलाव के साथ आगे बढ़ा है और ये बदलाव समावेशी है, लोक कल्याणकारी है। ये बदलाव उस दिशा को प्रस्तुत करता है जिसमें पारदर्शिता है, जिसमें समानता है और आज इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता भी है। योगी आदित्यनाथ ने आज बड़े सादगी के साथ, जैसा मैंने बताया, अपना जन्मदिन मनाया और उन्हें जो भी शुभकामनाएं बधाइयाँ दी गई उनमें भी गरिमा दिखी, हो हल्ला नहीं। और वैसे भी गंभीर व्यक्तित्व के है और उसी के अनुसार अपना वो जीवन भी व्यतीत करते हैं जो उनके मुख्यमंत्रित्व के कार्यकाल के रूप में भी दिखती है। बहुत से लोगों ने कहा, महाराज आप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, कैसे होगा? उन्होंने कहा यही तो देखना है कि अब हम किस तरीके से अपने उस दायित्व को निभाते हैं
किस तरीके से उन्होंने जनप्रतिनिधित्व के दायित्व को निभा करके अपनी एक छवि बनाई थी और उसी छवि को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हम यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर आपसे चर्चा करेंगे। नवासी का शाही अंदाज, खिदमत रेस्टोरेंट, कवर्ड एंड ओपन एयर का खुशनुमा माहौल, फुली एयर कंडीशन, बेहतरीन सर्विस, इंडियन, मुगलाई, चाइनीज एंड कॉन्टिनेंटल फूड प्रिपेयर्ड बाय वेल ट्रेन्ड शेफ, आपकी खिदमत के लिए हमेशा तैयार। खिदमत रेस्टोरेंट, ग्रैंड गीत होटल्स, द मॉल, कानपुर। LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड लाई है अन्य बैंकों की तुलना में कम दर पर होम लोन, कमर्शियल प्रॉपर्टी लोन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लोन, आरआरजी, प्राइवेट, केजीए, आवास विकास, किसी भी तरह के लोन के लिए संपर्क करें। साथ ही साथ कानपुर से भी अन्य जगहों पर लोन के लिए जैसे अकबरपुर, औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बांदा, उन्नाव आदि जगहों के लिए भी संपर्क करें। सत्येंद्र प्रजापति, LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, 8433333481। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया प्रवासी मजदूरों के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से कहा कि 15 दिन के अंदर प्रवासी मजदूरों को घर वापस बुला लें। दूसरी बात उन्होंने की कि 15 दिन के ही अंदर सभी प्रवासी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन कर लें। घर बुलाएं, रजिस्ट्रेशन कर लें। और तीसरी बात यह कि 15 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट को ये बताएं कि प्रवासी मजदूरों के रोजगार व राहत के लिए क्या व्यवस्था की गई है, इसका विस्तृत ब्यौरा कोर्ट को प्रस्तुत करें। सुप्रीम कोर्ट प्रवासी मजदूरों के मामले में अत्यंत संवेदनशील दिख रहा है। वो जान रहा है कि प्रवासी मजदूरों की क्या हालत है। कई बार ये सवाल भी उठे, आज भी मीडिया में, जनमानस में प्रवासी मजदूरों की घर वापसी को लेकर के तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं, दर्द भरी कहानियां सुनाई जा रही हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से तुषार मेहता ने कहा कि 1 करोड़ मजदूर अपने घरों में पहुंच चुके हैं। और साफ शब्दों में कहा, बात यह भी हुई थी कि लॉकडाउन के मामले में मजदूरों के वेतन का क्या होगा। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी लोगों से अपील की थी कि आप लॉकडाउन का वेतन मत काटिए, वेतन पूरा दीजिए। लेकिन एक जनहित याचिका में मजदूरों के लॉकडाउन वेतन का मामला उठाया गया। सरकार ने जो पक्ष प्रस्तुत किया उसमें ये कहा गया कि वेतन का मामला कंपनियों और मजदूरों के बीच का है, इसमें सरकार दखलंदाजी नहीं कर सकती है। तब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था सख्त लहजे में कि बात तो ये हो रही थी कि राहतें दी जा रही हैं, पैसा दिया जा रहा है, वो 20,000 करोड़ का क्या हुआ जो प्रवासी मजदूरों में बंटना था।
यही बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों को रोजगार और राहत के मामले में पूरा ब्यौरा तलब किया है और ये ब्यौरा सभी राज्यों से मांगा गया है। आप बताइए क्या किया गया, क्योंकि जो दशा प्रवासी मजदूरों की दिखी, खास तौर से उत्तर प्रदेश और बिहार, उससे लोग बड़े दुखी नजर आए और ये प्रयास हमारे उत्तर प्रदेश में हो रहा है कि अब मजदूर बाहर न जाएं। हालांकि आप देखिए स्थितियां क्या हो रही है, मजदूर घर आ गया है। अब अहमदाबाद के सेठ जी फ़ोन करके मजदूरों को बुला रहे हैं, अरे आप आइए, उत्तर प्रदेश में इतना वेतन भी नहीं मिलेगा, आप आइए हमारे यहाँ काम करिए आकर के। और मजदूर भी कभी कभी ये सोचता है कि वास्तव में क्या उत्तर प्रदेश में इतना हमको वेतन मिलेगा। ये पसोपेश में लोग पड़े हुए हैं। स्थिति साफ होनी चाहिए और उसी स्थिति को साफ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का ये अहम फैसला माना जा रहा है। एक ओर सरकार के सामने ये समस्याएं, दूसरी ओर कोरोना का जंग और बेलगाम होता कोरोना। समस्या क्या है? समस्या ये है कि कोरोना बेलगाम बढ़ रहा है तेजी के साथ में और नित्य प्रतिदिन नया आंकड़ा छू रहा है। अपने देश की बात करें तो लगभग 10,000 24 घंटे में हो चुके हैं। हमने 2,26,000 से अधिक का आंकड़ा पार कर लिया है और कुछ राज्य तो ऐसे हैं जहां की हालत अभी भी चिंताजनक बनी हुई है, जिसमें महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, हमें दिल्ली की तो हालत बहुत ही खराब नजर आ रही है। दिल्ली में तो अब स्थिति ये हो गई है कि जो मुंबई में 24 घंटे में कोरोना मरीजों का जो आंकड़ा आता है, दिल्ली जो है उससे आगे निकल गई। अगर मुंबई में 24 घंटे में मात्र 1200 कोरोना मरीज सामने आते हैं तो दिल्ली में 1500। मरने वालों का आंकड़ा भी 650। इसीलिए तो सीमा सील कर दो, ये व्यवस्थाएं कर लो, ऐसा करो, और उसके साथ में राजनीति भी हो रही है। जब इस तरीके के आंकड़ों पर बात की गई दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से, सत्येंद्र जैन क्या कहते हैं? वो खास तौर से राम मनोहर लोहिया अस्पताल पर आरोप लगाते हैं। उनका कहना क्या है? उनका कहना ये है कि हमें जो रिपोर्ट्स मिलती हैं वो समय पे नहीं मिलती हैं, 3-3, 4-4 दिन बाद मिलती है, हम आंकड़ा नहीं जुटा पाते हैं। अगर हम ये कहते हैं कि 30 तारीख को 9 लोग कोरोना मरीज थे तो बाद में जब आंकड़े आते हैं तो 33 निकलते हैं, तो स्थिति अब गड़बड़ है। ये दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का आरोप है कि हमें आंकड़े समय से नहीं मिलते हैं, इसीलिए दिल्ली की स्थिति आपको गड़बड़ दिखती है। लेकिन इस पर हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जो है कड़ा पलटवार किया। उन्होंने कहा, सत्येंद्र जैन ये क्या कह रहे हो? जिस देश में एक जगह केवल जांच होती थी, आज 700 से अधिक जांचें हो रही हैं। 1.25 लाख से अधिक रोज जांचें हो रही हैं और जांच की रिपोर्ट समय पर आ रही। क्यों राजनीति कर रहे हो? राजनीति करना बंद करो। ये राजनीति ही नुकसान कर रही है। हर्षवर्धन जी ने साफ जवाब दिया है सत्येंद्र जैन को कि ऐसा मत कहिए। हमारे डॉक्टर्स बहुत ही ईमानदारी के साथ, पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं, मेहनत से काम कर रहे हैं। उन पर इस तरीके की बातें मत कहिए, क्योंकि जो हालात दिल्ली के लगातार बिगड़ रहे हैं वो वास्तव में चिंता के लिए। और सच बात तो ये है कि दिल्ली
खुल रही है और जितनी दिल्ली खुल रही है उतना कोरोना बढ़ भी रहा है। सबसे बड़ी चिंता और हो रही है, चिंता ये हो रही है कि 8 तारीख से दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है। धार्मिक स्थलों के पट खुल जाएंगे, घंटे बजने लगेंगे, भजन कीर्तन सुनने को मिलेंगे। और दूसरी ओर रेस्तरां भी खुल जाएंगे, शॉपिंग मॉल भी खुलेंगे, जो होटल है वो भी खुलेंगे। तो लगता है कि अब क्या होगा। हालांकि जो गाइडलाइन है, अगर उस गाइडलाइन का ईमानदारी से पालन किया गया तो कोई विशेष समस्या नहीं आएगी। लेकिन जिस तरीके के हालात बने हैं, जरा जरा से कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी जाती हैं। चाहे एक छोटा सा कार्यक्रम हो, वहाँ भी हमारे नेता, अधिकारी, कार्यकर्ता सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं। और उन्हें मालूम है कि सोशल डिस्टेंसिंग कितनी ज़रूरी है। और ये हालात दिल्ली के नहीं, उत्तर प्रदेश में भी जो तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। हमारा कानपुर, जहाँ लगता था कि बिल्कुल रुक गया है, वहाँ तेज़ी के साथ बढ़ रहा है कोरोना। ये क्यों है? इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी और आपकी लापरवाही और असावधानी है, जिसे हम नहीं मान रहे। अब धार्मिक स्थल खोलने की बात हो गई है, कहा जा रहा है कि आप धार्मिक स्थल में जाएंगे लेकिन 6 फीट की दूरी होनी चाहिए। बाकायदे सैनिटाइजर किया जा रहा है। आपको जैसे ही प्रवेश द्वार में पहुंचेंगे आपको अपने हाथ धोने पड़ेंगे। ये बात बिल्कुल साफ साफ तौर पर है। आपको अपने जूते चप्पल अपनी गाड़ी में जिससे आए हैं, स्कूटी या जो अन्य है या जो आप और वाहन से आए हैं, उनमें रखने पड़ेंगे। यह है व्यवस्था। यह भी व्यवस्था है कि यदि आपके पास वाहन नहीं है तो कहीं दूर आपको अपने जूते चप्पल रखने पड़ेंगे। आप अंदर जाएंगे लेकिन सामूहिक रूप से भजन कीर्तन का आयोजन नहीं करेंगे। आप पूजा अर्चन करेंगे, लेकिन चाहे आप दर्शन करने जाएं, चाहे पूजा करें, चाहे पार्किंग में गाड़ी खड़ी करें, कहीं पर भी हो, लेकिन आपको 6 फीट की दूरी माननी पड़ेगी। और यदि ऐसा नहीं होगा तो आप समझ लीजिए ये लिए हमारे लिए नुकसानदायक है। और एक बात ये भी है, हर श्रद्धालु की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, हर श्रद्धालु की। और यदि उसे जुखाम, बुखार, खांसी और साथ में कफ आ रहा होगा, छींक आ रही होगी, ध्यान रखिएगा, उसे प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जुखाम है, बुखार है, खांसी है, आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। आप इसलिए लड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये गाइडलाइन है, क्योंकि हमें धार्मिक स्थलों को भी सुरक्षित रखना है और हमें अपनी श्रद्धा और विश्वास को भी अधिक रखना है। ये तभी संभव है कि जब हम जो गाइडलाइन है, थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजर, 6 फीट की दूरी, साथ में जूते चप्पल रखने के स्थान, थर्मल स्क्रीनिंग, ये सब बातें आपको करनी पड़ेंगी। दूसरी चीज़, रेस्टोरेंट खुलेंगे, लेकिन उसमें भी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा होम डिलीवरी को प्रोत्साहन दीजिए कि रेस्टोरेंट में बैठा करके खाने खिलाने से अच्छा है कि होम डिलीवरी को प्रोत्साहन दी। और होम डिलीवरी में भी एक बात आपको ध्यान रखनी होगी, जब आप अपने होम डिलीवरी में खाने का पैकेट रखेंगे दरवाजे पर, ये नहीं कि आप जो है किसी को पकड़ा करके दे रहे हैं, आप वहाँ पर जो भी सामान है उसे आप जो है पूरी तरीके से
आप वहाँ पर दरवाजे पर रख दीजिए, जिसका सामान है वो ले लेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जाए लीजिए, आप बिल्कुल माने रेस्टोरेंट में आप जाएंगे, लेकिन एक तो आप बच्चों को लेकर के ना जाए, अगर जा भी रहे हैं तो वहाँ पर ध्यान रखिएगा बच्चों को खेलने कूदने का कोई साधन नहीं मिलेगा। सिनेमा घर पूरी तरीके से बंद रहेंगे। सभी कर्मचारियों की जो होटल में काम, रेस्टोरेंट में काम करने वाले लोग हैं, उनको स्क्रीनिंग करनी होगी और उन्हें देखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ एक ये भी है कि रेस्टोरेंट में अगर आप गए हैं तो आपको एक वेटिंग एरिया भी बनानी पड़ेगी रेस्टोरेंट मालिक को, ताकि एकदम सब ना घुस घुस करके बैठें, क्योंकि जब आप रेस्टोरेंट में भी जाएं तो 6 फीट की दूरी एक आपको बनाना पड़ेगा। होटल में कमरे के अंदर जो है भोजन की सर्विस होगी। ये नहीं कि बुफे सिस्टम चल रहा है, भीड़ है, धक्का है, सब खा रहे हैं, कुछ नहीं। कमरे के अंदर हर कर्मचारी की स्क्रीनिंग होटल में भी इसी तरीके के पालन के, और ऐसे ही पालन जो है आपको शॉपिंग मॉल में करने पड़ेंगे। यदि आप नहीं करेंगे तो ध्यान रखिएगा, ये जो बेलगाम कोरोना है ये और आफत कर सकता है। हमें बचना है और हमारी भी आपसे अपील है कि हम अधिक दिनों तक लॉकडाउन में नहीं रह सकते। हम अधिक दिनों से तक अपने धार्मिक स्थलों से दूर नहीं रह सकते, हमें मालूम है। लेकिन आपको भी ध्यान रखना होगा सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क लगाने का और साथ में सैनिटाइजर होने का। देखते रहिए जेएमडी न्यूज़। नमस्कार।